So, hey everyone, welcome back to Physioscope. Here, you will master in physiotherapy concept. आज आप मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग जॉइंट ऑफ अपर लिम्ब द रिस्ट जॉइंट के बारे में बात करेंगे फ्रॉम बेसिक टू बायोमैकेनिक्स टू क्लिनिकल लेवल. सो लेट्स ब्रेक इट. सो स्टार्टिंग विथ बेसिक ओवरव्यू. रिस्ट जॉइंट एक सिंगल जॉइंट नहीं है बट बहुत कॉम्प्लेक्स एंड उसमें मल्टीपल आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व होती है. ये कनेक्ट करता है फोर आर्म को हैंड से और इनका बहुत बड़ा रोल है कोई भी एक्टिविटीज़ करने में. बेसिक फंक्शन की बात की जाए तो ये फ्लेक्सिबिलिटी में, स्टेबिलिटी में एंड हैंड के मूवमेंट में हेल्प करता है. अब हम रिस्ट जॉइंट के बोन्स की बात करते हैं. बोन इन्वॉल्व होती है डिस्टल एरिया ऑफ रेडियस एंड अल्ना. जो हमारी फोरआर्म की प्रॉक्सिमल एरिया था रेडियस एंड अल्ना का, वो हमारे एल्बो जॉइंट के मूवमेंट के लिए हेल्प करती थी. लेकिन अब जो डिस्टल एरिया है रेडियस एंड अल्ना का, वो अब हमारे रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट के लिए हेल्प करेंगी. सेकंड हम बात करते हैं कार्पल बोन की. उसमें का प्रॉक्सिमल रो हमारे हेल्प करता है रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट में. कार्पल बोन 8 बोन से बनी है. उसमें टू रोज होती है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल. प्रॉक्सिमल में स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम और ये पिसिफॉर्म. ये 4 बोन होती है हमारे प्रॉक्सिमल एरिया में. अब डिस्टल की बात करें तो डिस्टल में फर्स्ट होती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और ये रही हमारी हैमेट. अब ये हो गया हमारा डिस्टल एरिया. टू लर्न दिस जॉइंट, हियर इज a mnemonic. She looks too pretty, try to catch her. तो शी से हमारा स्कैफॉइड हो गया, लुक से हम ल्यूनेट याद रख सकते हैं, टू से ट्राइकोड्रम, प्रीटी से पिथिफॉर्म. ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल. अब डिस्टल की बात करें तो ट्राई से हो गया हमारा ट्रेपेजियम, टू से हो गया ट्रेपेजॉइड, कैट से हो गया कैपिटेट और हर से हो गया हैमेट. तो हमारे इसमें दो बोन इन्वॉल्व थी हमारे. फर्स्ट थी हमारी डिस्टल एरिया ऑफ रेडियस एंड अल्ना और सेकंड थी हमारी कार्पल बोन की प्रॉक्सिमल रो. ठीक है, डिस्टल रो इन्वॉल्व नहीं होती है, प्रॉक्सिमल रो इन्वॉल्व होती है. अब हम जॉइंट्स ऑफ रिस्ट देखते हैं. अब हमने अभी तक हमने बोन्स की बात कर ली है, बोन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं. अब हम जॉइंट्स की बात करेंगे. तो फर्स्ट है इसमें रेडियोकार्पल जॉइंट. ये डिस्टल रेडियस और स्कैफॉइड एंड ल्यूनेट के बीच में होता है. ये हेल्प करता है रिस्ट के फ्लेक्शन में एंड एक्सटेंशन में. सेकंड हम बात करते हैं मिड कार्पल जॉइंट की. ये कार्पल के प्रॉक्सिमल एंड कार्पल के डिस्टल रो के बीच में होता है. ये हेल्प करता है एक्सटेंशन एंड अल्नार डेविएशन में. अब इसमें एक फंक्शनल जॉइंट भी होता है, वो है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट. ये हेल्प करता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म. तो इसमें बेसिक दो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट. ठीक है, और एक फंक्शनल जॉइंट इन्वॉल्व था, वो था हमारा. तो इसमें बेसिक दो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक रेडियो कार्पल जॉइंट जो हमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में हेल्प करता है एंड सेकेंड मिड कार्पल जॉइंट जो हमें एक्सटेंशन एंड अल्नार डेविएशन में हेल्प करता है. और एक फंक्शनल जॉइंट इन्वॉल्व होता है जिसको हम डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं. ये हमें हेल्प करता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन वाली मूवमेंट्स में. अब हम लिगामेंट्स को देखते हैं. फर्स्ट लिगामेंट दैट इज अ पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट. ये कनेक्ट करता है रेडियस को प्रॉक्सिमल एरिया ऑफ कार्पल से. ये हेल्प करता है, स्टेबलाइज करता है रिस्ट को और मूवमेंट में हेल्प करता है. सेकेंड हम बात करते हैं अल्नो कार्पल लिगामेंट की. ये कनेक्ट करता है अल्ना को कार्पल से
और ये भी वही स्टेबलाइज करता है रिस्ट को और मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हमारे फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, यानी पाम के साइड में। अब वही हम बात करते हैं सेकंड की, तो वो होता है डॉर्सल रेडियो कार्प। सेकंड हम बात करते हैं डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट की। ये हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है, ये कनेक्ट करता है रेडियस को कार्पल से। अब हम थर्ड बात करते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ओरिजिनेट होता है हमारे अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस से और इंसर्ट होता है ट्राइकोड्रम एंड फिसिफॉर्म पे। वही हम रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की बात करें, तो ये हमारा ओरिजिनेट होता है रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस पर और इंसर्ट होता है स्कैफॉइड एंड ट्रेपेजियम पर। अब ये जो लिगामेंट्स है ये हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी में। जब भी आप कोई भारी चीज़ को उठा रहे हो, उस टाइम पर ग्रिपिंग वाली एक्टिविटीज़ में, जैसे बॉल उठाना, बॉल उठाते वक़्त आपको फ्लेक्शन तो करना ही पड़ता है ना, तो उस टाइम पे जो लिगामेंट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप आराम से उस बॉल को उठा सकें और या फिर आप उसको थ्रो कर सकें, तो वो आप ग्रिपिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है? अब हम रिस्ट के मूवमेंट्स को देख लेते हैं। रिस्ट के रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं। रिस्ट के अंदर फ्लेक्शन 70 टू 90 डिग्री तक होता है, एक्सटेंशन 65 टू 85 डिग्री तक होता है, रेडियल डेविएशन 15 टू 25 डिग्री एंड वही अल्नार डेविएशन 30 टू 45 डिग्री। हमेशा आपने देखा होगा कि जिस साइड में हमारा रेडियस है उस साइड में हमारा जो डेविएशन है वो बहुत कम होता है, वही अल्नाह की तरफ हम अच्छी तरीके से हम लोग रिस्ट को मोड़ सकते हैं, डेविएट कर सकते हैं। ओके, अभी तक हमने लिगामेंट्स की और बोन्स की बात कर ली है। अब हम मसल्स की बात करते हैं। तो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में, अलग अलग होती हैं। फ्लेक्सार मसल्स एंड एक्सटेंसार मसल। फ्लेक्सार मसल होती है ई एफ सी आर एंड एफ सी यू। एफ सी यू का फुल फॉर्म है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। जो एफ सी आर है वो हमारे लेटरल साइड में होती है, क्योंकि हमारे लेटरल साइड में हमारा रेडियस प्रेजेंट होता है, तो वहीं पे हमारी एफ सी आर प्रेजेंट होगी। वही हमारी एफ सी यू हमारे मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है और ये हमें फ्लेक्शन में हेल्प करती हैं। वही हम एक्सटेंसार मसल्स की बात करें, तो एक्सटेंसार में तीन मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, ई सी आर एल, ई सी आर बी एंड ई सी यू। ई सी आर एल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। ई सी आर बी का फुल फॉर्म है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। ई सी यू का फुल फॉर्म है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। ओके, और ये हमें एक्सटेंशन में हेल्प करती है। अब थोड़ा क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करते हैं। तो रिस्ट में कॉमन इंजरीज बहुत सारी होती हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कोलेस फ्रैक्चर की। कोलेस फ्रैक्चर बेसिकली हमारे रिस्ट, जो हमारा रिस्ट है उसमें जो हमारी रेडियस थी, जो हम उसका डिस्टल पार्ट जो इन्वॉल्व होता है रिस्ट के मूवमेंट में, उसमें डिस्टल एरिया जो होता है रिस्ट, डिस्टल एरिया जो होता है हमारे रेडियस का, वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो जाए, अब ये फ्रैक्चर होता कैसे है कि अगर आप कहीं गिर रहे हो तो आपके अगर हाथ पे बहुत ज़ोर से दबाव पड़ रहा है, अगर हाथ के बल पे आप गिर रहे हो, तो अगर आपके हाथ पे बल पड़ता है तो वहाँ पे इस बोन का टूटने का बहुत डर रहता है। ठीक है, इसको हम डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। तो जो रेडियस की बोन जो टूट जाती है वो थोड़ी लिफ्ट अप हो जाती है, ये आपको एक्सरे में दिख सकता है। हम सेकंड अब हम सेकंड बात करते हैं स्कैफोइड फ्रैक्चर की। स्कैफोइड फ्रैक्चर बेसिकली हमारे स्कैफोइड के अंदर होता है। स्कैफोइड कार्पल का ही पार्ट है, ये बहुत छोटी बोन होती है और ये भी हमारे गिरने की वजह से ही ये फ्रैक्चर हो जाती है। उसके भी चांसेस तभी होते हैं फ्रैक्चर होने के, अगर आप गिर रहे हो तो उस टाइम पे अगर आप इस पे दबाव पड़ता है स्कैफोइड के ऊपर, तो स्कैफोइड का टूटना, मतलब स्कैफोल्ड का फ्रैक्चर होना कॉमन हो जाता है और ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन ही हमारा फ्रैक्चर है। और इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके थंब के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, आप थोड़ा सा भी मूवमेंट करोगे रिस्ट का या फिर थंब का तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। सिंड्रोम की, अब हम थर्ड बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की। ये एक वो कंडीशन है जिसमें हमारे मीडियन नर्व
जो फोर आर्म से पास होते हुए हैंड के पास आती है, उसके अंदर कंप्रेशन हो जाता है। वो कंप्रेशन कोई भी कारण से हो सकता है। ये हमारे बहुत से कंडीशंस की वजह से हो सकता है। इसमें होता है कि आपके अगर आपके हाथ में, आपके रिस्ट में नम्बनेस फील होगी, सुन पड़ जाएगा, या फिर उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होगा, वीकनेस आ जाएगी, आपके हाथ पैर सुन पड़ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो ये होती है कार्पल टनल सिंड्रोम। Thanks for watching this video. If this really helped you for understanding the wrist joint better, don't forget to like, comment your thought, and subscribe to Physioscope for more content. See you next time.